प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे पेपर का बढ़िया से A to Z सोल्यूशन करेंगे। आप सभी लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सबसे पहले समझ सकते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर होने वाला है, जिन्हें आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा 2022-23 के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग को बोर्ड में जाना है तो अपना यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रखा हूँ, ऑनलाइन स्टडी सीरीज। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपना रोल नंबर लिखना है। पेपर का कोड यही रहने वाला है, बीपी वाला कोड है। ठीक है, समझ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2022-23 सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। समय आप सभी के बोर्ड में दिया रहता है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, कितना घंटा? 3 घंटा 15 मिनट, और 15 मिनट पेपर को पढ़ने में और पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे दिए जाएंगे। पूर्णांक आपका सेम टू सेम यही रहने वाला है, 70 नंबर। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 70 में 70 पक्का हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे क्वेश्चन को कवर करवा दूंगा, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो यही सब सारे बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं, पूछा जा रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, 1 नंबर का है। अब की बार 20-20 MCQ आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, जिनको आप सभी को OMR पे हल करना है। कैसे हल करना है मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है। ठीक है, चलो, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, या काबूर, या मेजनी? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ मेजनी इसका पूरा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या किया था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक यानी कि स्थापना किया था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि जर्मनी जो देश है उसमें एकीकरण किया गया था, किसके माध्यम से किया गया था ये बताना है। ऑटो वान बिस्मार्क, या काइजर विलियम प्रथम, या हिटलर, या मेस्सिनी? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क के थ्रू क्या किया गया था? जर्मनी का एकीकरण किया गया था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे अब की बार भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? ये बोर्ड में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, ये नहीं होगा। साइमन कमीशन का भारत पर आगमन, ये भी नहीं होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये भी नहीं होगा। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी दिन को हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 को, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में देखने को मिल सकता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, या भगत सिंह, या महात्मा गांधी? कई बार मैंने बताया है कि करो या मरो किसने दिया था, मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, ये दिया था महात्मा गांधी ने। और एक बात मेरे कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि तुम मुझे खून दो, क्या दो? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये बात किसने कहा था? ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने कहा था? ये किसका नारा था? मेरे को अभी कभी कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश की अखंडता और एकता के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? यानी कि देश को जब टूटने नहीं देना है, देश की अखंडता और एकता के लिए हमें क्या जरूरी होता है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? मैंने जो भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है, अगर आप उसको देख लोगे तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, तो देश की अखंडता और एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्ता की साझेदारी आवश्यकता होती है। अब सत्ता की साझेदारी क्या होती है, क्यों होती है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। तो अभी वर्तमान में भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 है, सॉरी 28 है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे आप सभी से डेट पूछ रहा है। 1972, 1992, 1979, 1998। तो 1992 में हुआ था। लेकिन मेरे को ये बताओ कि भाई रियो डी जेनेरो, यहाँ पे देखो,
रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था, ये मेरे को बताओ, देश का नाम बताओ, ठीक है, किस देश में हुआ था। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, यानी कि पर्वत पे जो भी पहाड़ होते हैं, मृदा अपरदन का साधन क्या होता है? पवन, हिमनद, जल या पशुचारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमनद हो जाएगा, ठीक है, हिमनद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी मतलब चावल, मोटे अनाज या चना या कपास। तो इसमें क्या हो जाएगा? चना हमारा रबी की फसल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया कि कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये नहीं होगा। यूएनडीपी, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनडीपी क्या करता है? मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। मान लो कोई वस्तु है, इसको नेचर दे रही है, नेचर पैदा कर रही है, तो उसको हम कैसा, किस प्रकार का क्षेत्र बोल सकते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। जो भी हमारा कृषि वगैरह होता है प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसे प्रछन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रछन्न मतलब क्या होता है? छिपी रोजगार। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 5 आदमी काम है लेकिन 8 आदमी काम पर लगाया गया, तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि 3 आदमी यहाँ पे फालतू लगे हैं लेकिन काम कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रछन्न बेरोजगार बोलेंगे, समझ में आ गया। चलो तो इसका हो जाएगा अति रोजगार, नहीं होगा। नियमित रोजगार, ये भी नहीं होगा। अनियमित रोजगार, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये हो जाएगा अल्प रोजगार, मतलब कि बहुत से कम, मतलब कि रोजगार इनको मिल रहा है, बाय द वे, कभी कभी मिल जा रहा है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, कार्यपालिका में, प्रधानमंत्री में या जनता में। तो लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है? ये होती है जनता में, ठीक है, जनता जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकता है? मतलब ऐसा कौन सा संगठन है जो क्या कर सकता है? कानून को मतलब कि मॉडिफाई कर सकता है, कानून बदल सकता है या बना सकता है या कानून को नष्ट कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास ये पावर होता है कि संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकता है, ठीक है। बाकी ये तीनों में से किसी के पास ऐसा पावर नहीं है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके, ठीक है। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं और संसद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की पावर ऐसा है, इसके पास इतना पावर है कि कर सकता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें से कौन सा आप सभी को अधिकार दे रहा है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार या निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार आप सभी को देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना या खाना बनाना है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, आर्थिक श्रम या उपयुक्त सभी सत्य है। तो ठीक है, कोई भी इंसान अपने घर में अगर काम कर रहा है, अपने से काम कर रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है निर्धनता के सामाजिक अभिसूचक हैं। निर्धनता मतलब क्या होता है? गरीबी। निर्धनता का मतलब क्या होता है? गरीबी। गरीबी का यहाँ पे सामाजिक सूचक बताना है। गरीबी का सामाजिक सूचक क्या हो सकता है? निरक्षरता व कुपोषण, रोग प्रतिरोधी क्षमता व स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल का अभाव या उपयुक्त में से सभी। तो निर्धनता का सभी कारण हो जाएगा, क्योंकि अगर कुपोषण भी हो जाओगे तभी आपके पास धन नहीं है मान लो तो, ठीक है, रोगी हो जाओगे तभी भी कमी हो जाएगा, ठीक है, स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल नहीं मिलेगा फिर भी आप क्या हो सकते हो? निर्धनता के कैटेगरी में आ सकते हो, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भूखमरी का प्रकार कौन सा है? मौसमी, दीर्घकालिक या दोनों या कोई नहीं। तो भूखमरी मतलब क्या होता है? मौसमी भी आता है और दीर्घकालिक, मतलब ऐसा, मतलब भूखमरी का मतलब क्या हो? खाना ना मिलना, समय पर खाना नहीं मिलना, ठीक है। तो कभी कभी मौसम के हिसाब से भी, मतलब कि जैसे अनाज खत्म हो गया, गेहूँ खत्म हो गया तो आपको खाना नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। या दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक आपकी भूखमरी हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया में अधिकांशतः यही भूखमरी है, दीर्घकालिक। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, वो कमा भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो भूखमरी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन, स्टालिन, गोर्की या टॉलस्टॉय। तो रूस की क्रांति का सबसे प्रमुख जो नेता था उसका नाम था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन था, ठीक है, इसको याद रखना है, कई बार बोर्ड में आ चुका है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि रूसो कौन था? वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, या कवि था, या चित्रकार था? तो रूसो एक दार्शनिक था। क्या था? एक दार्शनिक था। इसको याद रखना है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमने 20 MCQ को खत्म कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो आप सभी से ये जो क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये 2 सेक्शन में आएंगे, एक खंड क में आएगा, एक खंड ख में आएगा। ठीक है, तो दोनों को देखना है। ठीक है, और मानचित्रकारी सभी को पता है कि 10 नंबर का आता है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना। ठीक है, क्लास 10th सोशल साइंस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जनमत संग्रह क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बताया हूँ। ठीक है, लोगों के द्वारा जो भी कलेक्शन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह बोलते हैं। भारत में आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए पहला आंदोलन कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन किए थे इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, कई इन्होंने आंदोलन किया था, सत्याग्रह, खेड़ी, ठीक है, उसके चंपारण किए थे, तो सबसे पहले वही किए थे। ठीक है, बहुसंख्यकवाद से क्या समझते हैं? बहुसंख्यक किसी भी धर्म का, जाति के या मजहब के लोग एक संख्या में, मतलब बहुसंख्या में अगर हो जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक बोलेंगे। ठीक है, वही को क्या बोलेंगे? बहुसंख्यकवाद बोलेंगे। ठीक है, आप जैसे हिंदू कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो नहीं होता है कि अगर हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है तो इसी को क्या बोलते हैं? हम बहुसंख्यकवाद बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लघु उत्तरीय है, 4 नंबर का है। जुसेपे मैस्सिनी और काबूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस कथन की समीक्षा करिए। किस माध्यम से, इसमें कौन कौन सा रोल कैसे कैसे प्ले किए थे इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर दो, इस सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सबको समान हिस्सा मिल सके, समान मतलब कि धर्म, जाति और मजहब के हिसाब से, ऐसा ना हो कि उन पर भेदभाव किया जाए। ठीक है, जिसको जीतना चाहिए उसको उतना हक मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर दो कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एग्जाम्पल देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। देखो मैं आप सभी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसको तैयार कर लेना, और नहीं तैयार कर पा रहे हो तो बता देना, मैं उसको कॉपी के माध्यम से लिख करके बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का वर्णन करिए। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको करो कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, ये कैसी है, इसके 4 लक्षण भी लिखिए। तो दोनों में से किसी एक ही करना है, दोनों को नहीं करना है। दोनों करोगे तो नंबर सेम ही मिलेंगे, कट भी दिए जाएंगे। ठीक है, और मानचित्र मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है कैसे करना है। ठीक है, कैसा नहीं करना है, कैसे मानचित्र भरना है। ठीक है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अति लघु उत्तरीय में ये खंड ख में है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसका निर्णय किस प्रकार हम कर सकते हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, 2 नंबर का है। और संकटग्रस्त जातियों के से क्या अभिप्राय है? मतलब बहुत ही कम जातियों का होना है। ठीक है, जिन जातियों का मतलब कि अस्तित्व क्या हो, बहुत ही संकट में हो। राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय क्या होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में लिखना है। ठीक है, ये नहीं आ रहा था, इसको करो। मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ही करना है। और दीर्घ उत्तरी में आ जाओगे तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। आइए नहीं आ रहा था, इसको करो। मानव विकास सूचकांक क्या है? ठीक है, इसको कैसे मापा जाता है? ठीक है, ये इंडेक्स कैसा होता है, इसके बारे में कैसे लिखोगे? ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपायों के बारे में वर्णन करिए। अगर ये नहीं आ रहा था, इसको करोगे। विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक है, और मैंने मानचित्र ऑलरेडी बता ही रखा है, दोनों को करवा रखा है। ठीक है, खंड ख को भी करवा रखा है और खंड क को भी करवा रखा है। ठीक है, दोनों को मैंने ऑलरेडी करवा रखा हूँ। अगर आप नहीं देखें तो क्लास 10th सोशल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।